एक्सिस आ गया। वेक्टर्स इन 2D and 3D means we have to first of all learn some concept about 2D and some concepts about 3D। पहले तो हमें कुछ 2D के कंसेप्ट आने चाहिए जो सभी को आते हैं, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबने पढ़ा है। अगर वो नहीं पढ़ा है तो 11th स्टैंडर्ड का स्ट्रेट लाइन चैप्टर तो पढ़ा ही है, ठीक है। जिसमें क्या आता है 2D मतलब यहाँ पर होते हैं दो एक्सिस। कौन से दो एक्सिस? X एंड Y एक्सिस, ठीक है। ये दो एक्सिस यहाँ पर होते हैं। अब ये दो एक्सिस करते क्या है? These two axes divide the plane in 4 parts। The axis XY axis, ये जो दो एक्सिस है ये एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उस पार्ट को क्या नाम होता है? क्वाड्रेंट। ऐसे 4 क्वाड्रेंट है, उसमें साइन कन्वेंशन भी होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों होते हैं पॉजिटिव, दोनों मतलब दोनों कौन? कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं x, y से, और ये x, y ये रिप्रेजेंट करता है हमारा प्लस, प्लस। दोनों के बारे में, जिन दोनों के बारे में बात हो रही है वो है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ये तो सभी को पता है। अब इसमें भी एक और चीज, x कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब ऐसे तो लिखते नहीं, लेकिन शॉर्ट में कुछ समझ में आना चाहिए इसलिए लिखा है मैंने ये, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। नहीं तो इसको फिर पूरा का पूरा लिखना पड़ता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। ये समझ में आया। फिर अब हमें देखना है, ये तो 2D का हो गया पूरा। अब इसमें एक और चीज, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2D में। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला किस लिए होता है? क्यों यूज किया जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला? टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। So what is the distance formula? D is equal to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, correct? अगर ये हमारा फॉर्मूला था 2D में डिस्टेंस निकालने के लिए, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। क्यों यूज करेंगे? वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ठीक है। सो कोई भी एक वेक्टर है, लेट अस से OP वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है यहाँ पर, OP, AB, CD कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें से आपको x2, x1, y2, y1 ये आइडेंटिफाई करने के बाद वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं आपको उसमें, ठीक है। अगर समझो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसमें से एक पॉइंट जो है वो ओरिजिन है। कौन है? ओरिजिन। तो ये फॉर्मूला क्या चेंज होगा आपका? अंडर रूट ये x1 y1 लेट अस से 0,0 है, तो ये क्या बनता था फिर? x2 minus 0 whole square plus y2 minus 0 whole square। तो उस जगह पे यहाँ पर हमें x1 y1 लिखने की जरूरत नहीं थी, तो वो फॉर्मूला डायरेक्टली बनता था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। किसी भी गिवन वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? उसमें जो भी x कोऑर्डिनेट है या जो भी y कोऑर्डिनेट है तो उसका स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप, ठीक है। ये तो हो गया 2D में डिस्टेंस, और 2D में उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं क्या करता हूँ? कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ, कोई भी एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप कहीं पर भी कर सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करो, सेकंड क्वाड्रेंट में करो, थर्ड, फोर्थ, या किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक P पॉइंट कंसीडर करता हूँ, जिसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कुछ भी दे सकते हैं, 3,5, 2,4, x, y कुछ भी, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देता हूँ
5,6 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए मैंने यहाँ पर 5,6। तो यही पर लिखा है कि x कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस वाला डिस्टेंस, तो यहाँ पर इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो ये 5 हो गया, और x एक्सिस वाला डिस्टेंस मतलब y कोऑर्डिनेट दैट मींस दिस डिस्टेंस, ये बना 6। ठीक है ना। कल परसों के लेक्चर में मैंने बताया था कि x एक्सिस के अलावा कौन सा यूनिट वेक्टर होता है i कैप, सिर्फ i नहीं, कौन सा i कैप, और y एक्सिस के अलावा होता है j कैप। अब ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि अगर लेट से इसको मैं PQ कंसीडर करूं, ये ओरिजिन है, तो PQ का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये पॉइंट से लेके ओरिजिन का होगा, क्योंकि ये पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो डायग्राम फॉर्म हुई, ये डायग्राम किस तरह की डायग्राम होती है, ये होता है रेक्टेंगल। क्या होता है ये रेक्टेंगल। दैट्स व्हाई यहाँ पर ये जो साइड है यही इसी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर उठाएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी एक वेक्टर यूनिट वेक्टर बैठा है जिसके मल्टीप्लिकेशन में आपका ये 6 जाएगा, तो ये कौन सा वेक्टर क्रिएट करेगा 6j कैप। कैसे किया इसने, ये ऑलरेडी y एक्सिस के अलावा j कैप था, यहाँ से आप उसका मैग्नीट्यूड उठा के लाए, ये 6 हो गया, तो ये टोटल वेक्टर बन गया 6j कैप। सिमिलरली ये 5 अगर यहाँ पर है तो ये अगर उठा के आप x एक्सिस के अलावा लाओगे तो क्या बनेगा, ये 5i कैप। करेक्ट। अगर ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर्स का क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अगर समझो पैरेलल और ये इक्वल भी है, सिर्फ पैरेलल का नहीं, ये इक्वल भी है, तो अगर ये 6j कैप है तो ये भी 6j कैप सेम डायरेक्शन में। ये अगर 5i कैप है तो ये भी 5i कैप है सेम डायरेक्शन में। अब हमें निकालना है वेक्टर OP, वेक्टर OP। देखो फिर अगर OP निकालना है तो यहाँ पर इस डायग्राम में O पॉइंट है, Q पॉइंट है, P पॉइंट है। OQP इस ट्रायंगल में अगर हमने वेक्टर एडिशन लॉ लगाया, कौन सा लॉ, वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ, तो उस केस में OP बार इज इक्वल टू OQ बार प्लस QP बार। तो डायग्राम से देखो फिर, अभी ये OQ बार कौन सा है डायग्राम में 5i कैप, और QP बार क्या है 6j कैप। अब ये दोनों लिखेंगे हम, क्या बना फिर ये 5i कैप प्लस 6j कैप, कौन है ये OP बार। ओके, दैट मींस व्हाट, अगर हमें किसी भी सिस्टम में एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम उससे उस पॉइंट का वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसी की जगह पे ये 5,6 की जगह पे अगर मैंने दिया होता -4, -5, तो उसका वेक्टर क्या बनता था -4i कैप -5j कैप। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं, 3,0 भी हो सकता है, 3,0 भी हो सकता है, तो 3,0 है तो उसका क्या बनेगा 3i कैप। 0 की लिखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी एग्जांपल में 0 लिखने की जरूरत पड़े या किसी क्वेश्चन के टाइप में, तो वो मैं आपको बता दूंगा कब लिखना है या कब नहीं लिखना है वो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर क्या करना है हमें, अगर कोई 0 है तो नहीं लिखा तो भी चलता है। ठीक है, आगे जाने के बाद जैसे हमारा लाइन और प्लेन चैप्टर है, उसमें अगर कोई प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर हमें उसको 0 कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आगे जाने के बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन है अपने पास, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अगर किसी वेक्टर में अगर i कैप, j कैप, k कैप में से कोई भी टर्म मिसिंग है तो उसकी जगह पे हमें 0i कैप या 0j कैप या 0k कैप कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, आगे जाने के बाद लेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा वेक्टर्स इन 2D। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, पक्का? चलो, अब अगला जो पार्ट है दैट इज अबाउट वेक्टर्स इन 3D। तो सबसे पहली बात तो ये 3D क्या है, 3 डायमेंशनल सिस्टम। 3 डायमेंशनल सिस्टम मतलब 3 एक्सिस, 3 एक्सिस।
जैसे यहाँ पर दो एक्सेस है तो पॉइंट कहां पर होता है? प्लेन में होता है। पॉइंट कहां पर होता है? प्लेन में होता है, सरफेस पर होता है, ठीक है। और जैसे ही थर्ड एक्सेस आता है तो वो जो प्लेन में या सरफेस पर रहने वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट आ जाता है स्पेस में। कहां पर आता है? स्पेस में, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये जो तीन फिंगर्स है ये अगर आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इंडिकेट करते हैं तो हर एक फिंगर देखो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और थर्ड जब इंट्रोड्यूस होता है जेड एक्सिस तो ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं। उसे कौन सी टर्म मैथमेटिक्स में? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब किसी का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, किसी का किसी के साथ कुछ टेंशन वाला काम है। अभी यहाँ पर 3D है तो ये एक्स वाई जेड, जैसे यहाँ पर दो एक्सिस थे तो हम उसके जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखते थे तो वो थे x, y, तो यहाँ पर क्या आएगा? अभी x, y, z, ठीक है, x, y, z। तो इस केस में जैसे आप 2D में बनता था हमारा किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब x, दैट मींस व्हाट? या 2D में x मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। वैसे यहाँ पर किसी एक्सिस के साथ वाला डिस्टेंस नहीं होता, इतना याद रखो। किसी भी एक्सिस के साथ वाला डिस्टेंस नहीं होता। जैसे आप कह सकोगे कि x कोऑर्डिनेट मतलब किसी दूसरा y एक्सिस का डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट मतलब z एक्सिस का डिस्टेंस, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखो आप सपोज ये जो है ये xy प्लेन है मेरे पीछे वाला, ठीक है। यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और वो z एक्सिस, ठीक है। इस तरह से x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो क्या हुआ? अगर सिर्फ xy प्लेन रहता था तो इस प्लेन में आपका पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे कंसीडर करो ये xy प्लेन है और मैं उस प्लेन में खड़ा हूं, ये xy प्लेन है और मैं इस प्लेन में खड़ा हूं और वहां पर क्या होगा? फिर मेरा अगर कोऑर्डिनेट xy प्लेन है, ठीक है, कौन सा प्लेन है? ये x, y। मुझे सिग्निफिकेंस कौन दे रहा है? xy प्लेन दे रहा है या xy प्लेन के आगे आया हुआ z एक्सिस दे रहा है? हाँ, मतलब मैं z एक्सिस को लटकते लटकते बाहर आया हुआ xy प्लेन से, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं xy प्लेन से दूर जाऊंगा वैसे वैसे मुझे एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो वो कोऑर्डिनेट होगा आपका z कोऑर्डिनेट। जिस प्लेन से दूर हो उस कोऑर्डिनेट को, वो प्लेन का नाम छोड़ दो। जैसे यहाँ पर xy प्लेन था तो कौन मिसिंग था? z, मतलब xy प्लेन से आप कौन सा कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? z कोऑर्डिनेट। अगर वही मैं अगर यहाँ पर yz प्लेन यूज करता था तो कौन सा कोऑर्डिनेट मिलता हमें? जो मिसिंग है वो तो x कोऑर्डिनेट। अगर वही मैं xz प्लेन यूज करता था तो y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन में होते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन होता है। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एनी प्लेन। और वो प्लेन कौन से होते हैं? या तो xy, yz, नहीं तो xz, ठीक है। तो अगर xy प्लेन से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं किसी पॉइंट का तो वहां पर हमें कौन सा कोऑर्डिनेट मिलता है? z कोऑर्डिनेट। yz प्लेन से अगर हम किसी का डिस्टेंस निकालते हैं तो वहां पर मिलता है हमें x कोऑर्डिनेट, और xz प्लेन से अगर चाहिए तो वो मिलता है हमें y कोऑर्डिनेट। ये इसका 3D का बेसिक है। अब 2D में कोई भी पॉइंट आप x एक्सिस पर कंसीडर करो, उसका कोऑर्डिनेट क्या बनता था? x, 0, करेक्ट। और y एक्सिस पे कंसीडर करो तो 0, y। वैसे यहाँ पर हमें चेक करना है कि कोई भी पॉइंट अगर किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हो तो क्या है। उससे पहले हम ये चेक करेंगे फिर से एक बार कि ये xy प्लेन, yz प्लेन, इसको इन डिटेल देखेंगे। 2D में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है? वेक्टर्स इन 2D, ये पूरा पार्ट आपके टेक्स्ट बुक में है और इसका बाद में फिर से लेक्चर आने वाला है, तो पूरा लिखते बैठने की जरूरत नहीं है। और ये एकदम बेसिक ही, ये हमारा 11th स्टैंडर्ड में भी हो चुका है और उससे पहले 2 स्टैंडर्ड 9, 10 पे हमने यही पढ़ा है, ठीक है। इसलिए आप 3D में ध्यान दो, वेक्टर्स इन 3D। तो 3D के लिए अभी देखा हमने 3 एक्सिस होते हैं,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस किसे ये कहते हैं, ये स्पेस को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब एक्स वाई प्लेन, ये जेड एक्स वाई प्लेन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपका बाउंड किया हुआ प्लेन, ठीक है। उसको जब परपेंडिकुलर जेड एक्सिस आता है तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट कहां पर आया, स्पेस में आया। पॉइंट अगर स्पेस में आता है तो स्पेस में देखो कोई भी प्लेन जब आप वहां पर पास करोगे या ड्रॉ करोगे तो उस केस में जैसे प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड होता था वैसे स्पेस 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में। अब कंसीडर करोगे अपनी ये क्लासरूम है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस तो है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। वो साइड दूसरी क्लासरूम में लेटेस्ट से कंसीडर करने में क्या आता है, ठीक है। फिर इसके नीचे 2 क्लासरूम है, मतलब हमारे एग्जैक्ट क्लासरूम के नीचे और ये जो साइड वाली क्लासरूम है उसी के नीचे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 4 क्लासरूम है, करेक्ट। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। यही अगर निगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस अगर हम कंसीडर करें तो ऐसे ही 4 क्लासरूम मिलेंगे। तो ये जो टोटल 8 हुआ, 8 पार्ट्स हुए, इसको कहते हैं ऑक्टेंट्स। ऑक्टेंट्स इन 3D, क्वाड्रेंट्स इन 2D, तो ऑक्टेंट्स इन 3D। तो ये 3D का साइन कन्वेंशन याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको। 3D के आपके जो ऑक्टेंट वाइज, क्योंकि साइन कन्वेंशन से पता चलता है कि पॉइंट किस ऑक्टेंट में है, या ऑक्टेंट से पता चलना चाहिए कि साइन कन्वेंशन क्या है। जैसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोलते थे यहाँ पर, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है तो दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव, थर्ड में है तो दोनों निगेटिव, या जो भी गिवन होगा उसके हिसाब से आप उसका क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर सकते थे। वैसे ही यहाँ पर अगर कोई एक पॉइंट आपका गिवन है तो उसका ऑक्टेंट आपको याद आना या समझ आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे इसकी डायग्राम, फिर मैं आपको उसका वो साइन कन्वेंशन वाला बताऊंगा। तो जैसे हम करते थे कि ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ऐसे अकॉर्डिंगली, और ये ओरिजिन, ठीक है। ये जो 3D डायग्राम है, 3 डायमेंशनल डायग्राम, इसको वैसे हम प्रैक्टिकली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं किसी भी पेज पर, क्योंकि पेज मतलब प्लेन है, ठीक है। प्लेन पर 2D डायग्राम ड्रॉ हो सकती है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली देखना है कि ये एक्चुअली कैसा है, तो हमें यहाँ पर स्पेस में इमेजिन करना पड़ेंगे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर कोई भी लाइन स्पेस में है तो ये लाइन है, इसको स्पेस में आइडेंटिफाई करो या स्पेस में इमेजिन करो। अगर ये 2D में है तो ये आपकी पेज पर रहेगी, अगर ये 3D में है तो ये आपके स्पेस में रहेगी। कोई भी पॉइंट अगर पेज पर है तो वो पॉइंट है, स्पेस में आते ही वो पार्टिकल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो उसे आप, ओके। तो ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है, इनके ये मैंने पॉजिटिव डायरेक्शंस कंसीडर किए हैं। तो इनके अगर निगेटिव डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड में जाओ, वाई एक्सिस का नीचे आ जाओ यहाँ पर, और जेड एक्सिस का ऐसा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस हम 3D के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया आपको कि ऑक्टेंट्स होते हैं, तो ऑक्टेंट होते कितने हैं यहाँ पर, ऑक्टेंट नाम में यूज किए, ऑक्टेंट मतलब 8 पार्ट्स, ठीक है। तो हर एक पार्ट को याद रखने के लिए अगर हम उसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो x, y, z अगर उसके कोऑर्डिनेट्स है, और ऑक्टेंट कितने नंबर का है वो अगर देखना है तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th एंड 8th। अब सभी ने जो है वो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, प्रोबेबिलिटी नहीं तो कम से कम अपना जो ये मैथमेटिकल लॉजिक है वो तो पढ़ा है सबने। उसमें क्या था, अगर हम 2 पॉइंट्स प्रोबेबिलिटी का अगर कंसीडर करें तो 2 पॉइंट टॉस करें, 1 पॉइंट टॉस करें तो 2 आउटपुट है, 2 पॉइंट टॉस करो तो, और 3 पॉइंट टॉस करें तो 8, कितने 8 थे, ठीक है। उसको भी छोड़ दो, चलो लॉजिक में आ जाओ। 3 अगर स्टेटमेंट आपके थे P, Q, R, तो आप उसका जो ट्रुथ टेबल डिफाइन करते थे या ट्रुथ टेबल लिखते थे, उसमें P के पहले 4 वैल्यूज ट्रू, उसके बाद 4 फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू के 2
फॉल्स फॉल्स के 2, फिर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, एट लास्ट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। करेक्ट? वही यहाँ पर करना है, लेकिन इसको इतना ध्यान रखो कि ये जो साइन कन्वेंशन है या ये जो 3D है ये किसकी वजह से है, तो ये z एक्सिस की वजह से है, इसलिए z कोऑर्डिनेट के जो पॉजिटिव निगेटिव रहेगा वो पहले आएगा। तो पहले 4 पॉजिटिव किसके लिए, z कोऑर्डिनेट के लिए, और आखिरी के 4 निगेटिव z कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, समझ में आया इतना? इसमें किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ ऑब्जेक्शन है, सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये ट्रिक है बेटा, इसका ऑब्जेक्शन आपको हो ही नहीं सकती अगर है किसी को। पहले तो z कोऑर्डिनेट के लिए पहले 4 पॉजिटिव फिर 4 निगेटिव, फिर आया y कोऑर्डिनेट प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर कौन बचा, अभी एक ही बचा x कोऑर्डिनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिनिश्ड। साइन कन्वेंशन फॉर ऑक्टेट्स। याद रखना कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इसको 2D से रिलेट मत करो, इसको 2D से रिलेट मत करो, क्योंकि 2D में सब जो है मतलब x और y कोऑर्डिनेट वो निगेटिव होते हैं 3rd क्वाड्रेंट में, यहाँ पर ये 8th ऑक्टेट में, इसलिए यहाँ पर इस 3D के साइन कन्वेंशन को 2D के साथ कंपेयर मत करो, या उसको ऐसा भी मत करो कि हाँ वहां पर फर्स्ट में सब पॉजिटिव थे तो यहाँ पर भी फर्स्ट में पॉजिटिव है, ये बाय डिफॉल्ट होता है ये सभी। लेकिन उसके आगे अगर आप देखोगे तो वैसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसको इमेजिन करते हैं अपन फर्स्ट ऑक्टेट, जिसमें क्या है x एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस पॉजिटिव और z एक्सिस पॉजिटिव है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट अ स्पेस विच इज बाउंडेड बाय 3 प्लेन्स। ये एक स्पेस है जो 3 प्लेन ने इसको बाउंड किया है। जैसे कोई भी घर जब बनता है, कोई भी घर जब बनता है या घर का कॉर्नर जब बनता है, तब क्या होता है, दीवार होती है, छत होती है, नहीं तो फ्लोर होता है। कॉर्नर मतलब उसी को बोलते हैं ना, इसको कॉर्नर बोलेंगे क्या, अभी ये जो है ये नहीं, कॉर्नर मतलब क्या होता है, या तो दीवार, 2 दीवार, नहीं तो छत, नहीं तो फिर फ्लोर। ये 3 चीजें जब होती है तभी एक कॉर्नर क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे अपना डस्टर देख लो, डस्टर का कॉर्नर मतलब क्या है, इसके 3 फेसेस है। ठीक है, ये 1 2 3, ये 3 रहेंगे, नहीं तो 1 2 या ये तीसरा रहेगा। ठीक है, कोई ना कोई 3 फेसेस होते हैं, जिससे जाके क्या होता है, अपना एक स्पेस जो है वो किसी एक इसमें बाउंड हो जाता है, एक पर्टिकुलर इसमें। देखो फिर अब यहाँ पर ये है हमारे वो 3 फेसेस। पहले फेस का नाम है XY प्लेन, दूसरे फेस का नाम है YZ प्लेन और तीसरे फेस का नाम है XZ प्लेन। ऐसे 3 फेसेस है अपने पास। तो यहाँ अगर इसके निगेटिव साइड में आए तो ये हो गया इसका निगेटिव साइड, ये हो गया उसका x का, और ये z के लिए मतलब x डैश यहाँ पर रहेगा, y डैश यहाँ पर और z डैश यहाँ पर। अगर इसे हमें शो करना है इस नोटेशन के साथ तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव है, तो सारे पॉजिटिव मतलब ये बनेगा o डैश x y z। o डैश मतलब ये o क्या है, ओरिजिन से लेके फिर x y और z ऐसे पॉजिटिव एक्सिस यहाँ पर कंसीडर कीजिए। फिर यहाँ पर x निगेटिव तो x डैश y z, देन x y डैश z, फिर x डैश y डैश z, देन x y z डैश, x डैश y z डैश, फिर x y डैश z डैश, and at last x dash y dash and z dash। ये क्या था, किस एक्सिस का उसमें सिग्निफिकेंस है। ठीक है, जैसे तीनों अगर हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तीनों एक्सिस, तो वहां पर निगेटिव कोई भी नहीं आएगा फर्स्ट ऑक्टेंट में। वही सेकेंड ऑक्टेंट में क्या हुआ, ये अगर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है तो ये उसकी निगेटिव साइड बन गई, बाकी y एक्सिस का पॉजिटिव रहा और z एक्सिस का एज इट इज, मतलब ये फर्स्ट ऑक्टेंट हुआ, ये सेकेंड ऑक्टेंट। फिर उसके बाद देखो
x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है और z पॉजिटिव है। z तो है ही पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन y का क्या हो गया, ये नेगेटिव बन गया। y नेगेटिव और x के साथ फिर से पॉजिटिव, मतलब x पॉजिटिव, y नेगेटिव और z पॉजिटिव, मतलब इसके नीचे वाला जो फर्स्ट था, फर्स्ट के नीचे है थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फोर्थ कहां पे होगा, इसके साइड में देखो, फोर्थ x डैश y डैश z डैश, मतलब ये x की पॉजिटिव साइड है, ये x की नेगेटिव साइड है, ये y की पॉजिटिव साइड है, ये y की नेगेटिव साइड, y का नेगेटिव, x का नेगेटिव और z का पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर जो फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा, फोर्थ पार्ट रहेगा, वो आपका फोर्थ ऑक्टेंट, मतलब ये ऐसा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट के एग्जैक्ट पीछे फिफ्थ होता है, फर्स्ट के एग्जैक्ट पीछे फिफ्थ होता है, फिफ्थ के साइड में सिक्स्थ होता है, सिक्स्थ के फिर फिफ्थ के जो नीचे है वो सेवंथ है, और सेवंथ के साइड में जो है वो एट है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट, इस तरह से ये ऑक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। घर जाके करना क्या है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन अगर चल रहा है तो 8 ईंटें वहां से उठा के लानी है, दंगल नहीं करनी है, ठीक है, टुकड़े भी लाए तो चलता है, तो एक के ऊपर एक ऐसे उसको आप पहले 4 प्लेस करो साइड में, और उन चारों पे फिर दूसरे 4 टुकड़े जो है वो प्लेस कर दो। या घर पे अगर आप साल भर का या महीना भर का या 6 महीने का अगर आप राशन एक बार खरीदी करते हो तो उसमें आप सोप्स लेते हो, ठीक है, आंघोळीचे साबणी नाहीतर रिन वेम काय पण असेल, ठीक आहे, तसं असेल तर आपल्याला 8 घ्यायच्या, पहिले 4 खाली करायचे, त्याच्यावर एकावर एक 4 ठेवायचे, मग मी सांगितलं तसं करायचं। फर्स्ट एक्स पॉझिटिव्ह, मग तुम्ही काय करायचं, घरी गेल्यानंतर रिफिल्स संपलेले असतात, रिफिल्स तुमच्या पेनाच्या रिफिल संपलेले असतील किंवा पेन संपलेले असतील, मग एकाला सपोज ग्रीन कलर द्या, एकाला तुम्ही रेड कलर द्या, एकाला ब्लू कलर द्या, तुमच्या मनानुसार तुम्हाला जे 3 कलर आवडतात ते द्या, पण ते डिफरन्शिएट करायला पाहिजे, ठीक आहे। पण त्या तिघांना पहिले तुम्हाला असं एक्स ऍक्सिस म्हणून एकाला कन्सिडर करावं लागेल, एकाला वाय ऍक्सिस, एकाला झेड ऍक्सिस, एक ऍक्टिव्हिटी लक्ष घेऊन काय अर्थ नाही, ऑक्टेंट जर आपल्याला त्यांनी कळवलं तर चांगली गोष्ट, ठीक आहे। मग ते पहिले प्लेस करायचं, तुमच्या त्या साबणी पहिले 4 खाली, मग त्याच्यात तो जिथं तुमच्या त्या साबणीचा इंटरसेक्शन पॉइंट आहे ते तुम्ही जे काही क्रिएट करणार आहात कलर देऊन तिथं प्लेस करायचं, आणि मग त्याच्यावरून वरती 4 तुमच्या ज्या साबणी त्या ठेवून द्यायचं। मग जे तुम्हाला समजलं त्याच्यामध्ये की हे जर पॉझिटिव्ह डायरेक्शन आहे सगळ्यांचं, ते तुमचं फर्स्ट ऑक्टेंट असणार, त्याच्या लेफ्ट साइडला आले तुम्ही तुमचं सेकंड ऑक्टेंट असणार, फर्स्टच्या एक्झॅक्टली खाली थर्ड ऑक्टेंट, थर्डच्या साइडला फोर्थ, ठीक आहे, मग त्याच्या बॅक साइडला 4 ने नंबर वाढायचा, फर्स्टच्या मागे 4 ने नंबर वाढला तर 5, सेकंडच्या मागे 4 ने नंबर वाढला तर 6, थर्डच्या मागे वाढला तर 7 आणि फोर्थच्या मागे वाढला तर 8, ठीक आहे। अशी तुमची ही ऑक्टेंट सिस्टम असते, इथं क्वाड्रंटल सिस्टम नाही आला, इथं ऑक्टेंट सिस्टम, ठीक आहे। त्याचे साइन कन्व्हेन्शन त्यांनी क्लोज केलेला जो काही एरिया आहे तो कशामुळे क्लोज, कुणी एनक्लोज केला तो एरिया ते, ठीक आहे। सो नाउ वी आर नो विथ द क्वांटिटी that along x axis I cap is the unit vector, along y axis j cap is the unit vector, and along z axis k cap is the unit vector, ठीक है। x coordinate in a 3D means distance from which plane, अभी तो y 2-3 मिनट पहले YZ plane, x coordinate means distance from YZ plane, y coordinate means distance from XZ plane, and z coordinate means distance from XY plane, ठीक है, समझ में आया। 2D में क्या था, x कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट मतलब YZ प्लेन, वहां पर लाइन के साथ डिस्टेंस लेते थे, यहाँ पर प्लेन के साथ डिस्टेंस लेना, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया कि वहां लाइन क्यों था और यहाँ पर प्लेन क्यों है, ठीक है। वहां पर पॉइंट लाइन था क्योंकि वहां पर 2 डायमेंशनल मतलब सरफेस पे था, और यहाँ पर प्लेन क्यों है क्योंकि यहाँ पर स्पेस में, ठीक है। ये हो गया कोऑर्डिनेट्स।
अब वहां पर जैसे कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर रहता था तो आपको उसके कोऑर्डिनेट्स आप बता देते x, 0। अब यहाँ पर कोई भी पॉइंट, लेट अस से पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो देखो अभी ये है हमारी क्वाड्रेंटल सिस्टम, ऑक्टेंट सिस्टम। ठीक है, 3D स्पेस में, तो ये स्पेस में एक पॉइंट है मेरा। तो अगर इस पॉइंट का, जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, कंसीडर करो फिर से ये xy प्लेन है, ये जो अपना बोर्ड है ये क्या है, xy प्लेन। मैं उस xy प्लेन में हूं। ठीक है, तो फिर से आगे बढ़ रहा हूं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस मेरा जो z कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये स्पेस में पॉइंट है, जब जो अभी हमने प्रोसीजर की उसके रिवर्स करनी है हमें। अब क्या है, पॉइंट स्पेस में है, इसको हमें किसी एक प्लेन में प्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से उस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट है, इसको हमें क्या करना है, किसी भी प्लेन में प्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो वही हमने किया। अगर ये स्पेस में है, इसको हम क्या करेंगे फिर, अगर xy प्लेन में प्लॉट करो, नहीं तो xz प्लेन में करो, नहीं तो yz प्लेन में करो, किसी भी प्लेन में अगर आप उसको प्लॉट करोगे परपेंडिकुलर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्पेस में पॉइंट था मेरा P पॉइंट, तो उसको अभी यहाँ पर मैंने प्लेस किया। ठीक है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट से x, y, z, वो पॉइंट आया है इस प्लेन में। प्लेन का नाम है xz प्लेन, प्लेन का नाम है xz प्लेन। तो मुझे बताओ, अगर ये P पॉइंट है तो मैं इसको P डैश पॉइंट लेटर से नाम देता हूं। तो अगर xz प्लेन में पॉइंट है तो xz प्लेन से मिलता क्या है हमें, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, xz प्लेन से जो डिस्टेंस होता है वो होता है y कोऑर्डिनेट। अब हम xz प्लेन में है, अभी हम xz प्लेन में है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 बनेगा, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, बाकी सब एज इट इज, x, 0, z। ठीक है, यहां से कोई भी पॉइंट किसी प्लेन में चला जाता है, मतलब उस प्लेन का वो जो पर्टिकुलर पॉइंट कोऑर्डिनेट है, अगर xy प्लेन में जाता था तो अगर वो पॉइंट, जो पॉइंट हमने यहाँ पर xz प्लेन में लिया, इसमें इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अगर वही पॉइंट xy प्लेन में जाता था तो उसका z कोऑर्डिनेट 0 बनता था। अगर वही पॉइंट yz प्लेन में आता था तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 बनता था। अब हमें क्या करना है कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो क्या, तो अभी फिलहाल तो ये किसी एक्सिस पर नहीं, ये कहां पर है, ये प्लेन में है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को फिर से किसी एक्सिस पर प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट करना मतलब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पहले xz प्लेन में था, अब वही पॉइंट किस प्लेन में चला गया, xy प्लेन में। समझ में आ रहा है ये xy प्लेन में क्यों आया, क्योंकि मैंने उसको x एक्सिस पे अगर प्रोजेक्ट किया यहाँ से, दैट मींस वो किसी xy एक लाइन में आ गया अभी, और वो लाइन किसकी है, तो वो लाइन xy प्लेन का बॉर्डर है। मतलब यहाँ पर अगर वो अभी x एक्सिस पे आ गया तो इसका ये जो xz, x, 0, z था, वो z कोऑर्डिनेट भी 0 बन जाएगा। यहाँ पर सिर्फ रहेगा x, 0, 0। दैट मींस यहाँ अगर कोई पॉइंट किसी भी एक्सिस पर है तो सेम लॉजिक जो 2D में था, 2D में अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो x, 0, y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो 0, y। सिमिलरली टू दैट, अगर x एक्सिस पर 3D में भी कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x, 0, 0। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0, y, 0। और अगर z एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो 0, 0, z। स्पेस में से किसी एक प्लेन में उसको प्रोजेक्ट करो और उस प्लेन से फिर से एक एक्सिस पर उसे ले जाओ जो एक्सिस आपको रिक्वायर्ड है। अगर x एक्सिस पे चाहिए तो x एक्सिस पर, z एक्सिस पर चाहिए तो z पर, या y एक्सिस पे चाहिए तो y एक्सिस पर। तो ऐसा करने से होगा क्या, पहले उसका एक कोऑर्डिनेट कोई तो भी 0 होगा जिस प्लेन में आप उसे ले जाओगे, फिर एक्सिस पर ले जाने के बाद दूसरा कोऑर्डिनेट 0 होगा।
ठीक है, ये एक शॉर्टकट, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जिस एक्सिस पर पॉइंट है उसका सिर्फ वही कोऑर्डिनेट है, बाकी सब जीरो। ठीक है, ये टोटल 3D हो गया। इसमें अभी तक हमने वेक्टर का सिर्फ आई कैप, जे कैप, के कैप ही पढ़ा है। ये सिर्फ 3D हुआ। ये 3D में किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो। में किसी को कुछ डाउट है? नहीं। अब इसका देखो वेक्टर्स पढ़ते हैं 3D में वेक्टर्स, इनके वेक्टर्स जैसे 2D में हमने देखा था कि कोई भी पॉइंट अगर है उसका कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो उस केस में क्या होता था, उसका पोजीशन वेक्टर निकालते थे हम तो x i कैप प्लस y j कैप। वैसा 3D में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y, z। तो ये x, y, z है तो क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ऐसा क्यों? क्योंकि x एक्सिस के अलावा i कैप, y एक्सिस के अलावा j कैप और z एक्सिस के अलावा k कैप। सिंपल एकदम, इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बस वो जो प्रूफ है उसका प्रूफ देखना है। ठीक है।